हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों लोग आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, हमारे लिए जो एडीआई एग्ज़ाम की जो 30 पदों की जो वैकेंसी आई है, उस एग्ज़ाम को एकदम कोर टारगेट करते हुए अब बच्चों के लिए ज़बरदस्त बैच जो है 10 मार्च से अनाउंस कर दी गई है। इस वाली बैच में हम सारा का सारा जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम के हिसाब से एंड टू एंड पूरा सब कुछ हम लोग कवर करवाएंगे। कुछ कुछ बच्चे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर हिंदी में होगी क्लासेस की इंग्लिश में होगी, तो क्लासेस जो है सभी सब्जेक्ट की एकदम बायलिंगुअल होगी। हिंदी वाले बच्चे भी बहुत आराम से और इंग्लिश वाले बच्चे भी बहुत आराम से कंटेंट को कवर कर सकेंगे। 10 मार्च को बैच स्टार्ट होगी और 10 मार्च के पहले तक अगर आप एनरोलमेंट ले लेते हैं तो जिसकी फीस 5000 है वो घटकर आपको कितने मिल जाएगा, 2500 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। न्यू बैच 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सारे के सारे कंटेंट का आपको पीडीएफ, फिर रिकॉर्डिंग सेशंस, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। डाउट वगैरह आपको अगर होता है तो हम लोग चैट वगैरह में जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल होते हैं। आप जो भी अपने डाउट्स वगैरह हैं अपने जो चैट सेक्शन होता है हमसे एप्लीकेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो एक अच्छा एंड टू एंड जो है हमने इन्वायरमेंट तैयार किया हुआ है ताकि इस वाले एग्जाम में ना आप बच्चे लोग की जो परफॉर्मेंस है वो एक नंबर निकल कर आनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरी बात आपसे एकदम आपकी आंखों में आंखें डालकर एकदम दिल से कह रहा हूँ कि बहुत दिल से मेहनत करूंगा आपके साथ। एकदम एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक डिलीवर करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब कुछ एंड टू एंड सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस बैच में जो है हम सब कुछ कवर करेंगे, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी कवर करेंगे और जीएस वाला सेक्शन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में जो है मैं दरअसल आप बच्चों के लिए ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन केस अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब ये जो है इसका सिलेबस है दरअसल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन का। आई नो थोड़ा सा स्मॉल दिखाई दे रहा है विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन मैं एक बार खुद पढ़ लेता हूँ। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है, ये हम सारा का सारा सिलेबस जो है मेरे साथ इस वाली बैच में कवर करेंगे। और मैं समय समय पर जो है यूट्यूब पर आप बच्चों के लिए जो है अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करवाता रहूँगा। तो एक जो नया सेशन, एक जो नया टॉपिक जो दरअसल आजकल एकदम ट्रेंड में है, ये वाला टॉपिक जो है हमारा सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है ना, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, जिसका मतलब है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। ये इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ में भी, मतलब ठीक है एग्जाम में तो इसकी जरूरत है ही है। आपको एग्जाम में इस वाले टॉपिक से ही पिछले वाले बार में 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं, 6-7 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं। इस बार भी 6 से 10 क्वेश्चन के बीच आने की संभावना है ही इस वाले एग्जाम में भी। तो मतलब 6 से 10 नंबर, अगर 6 से 10 इसी वाले टॉपिक से अगर आ जाते हैं तो मतलब समझो अच्छा खासा पोर्शन जो है एक ये वाला टॉपिक जो है सिलेबस में से कवर करता है। तो हम लोगों को ना मेरे साथ ना ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। पर्पस से आपको पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहला ये कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। मेन तो मेरा टारगेट यही है कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अभी जब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो आपको एहसास होगा टॉपिक कितना ब्यूटीफुल है और हम लोग कितने आराम से इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी वाली बात ये है कि ना हम लोग ना कहीं क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज होता है, लेकिन हम लोग ना सामने वाले से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को चीज़ें समझा ही नहीं पाते हैं या सामने वाले से अपनी रिक्वायरमेंट कह ही नहीं पाते हैं। तो जिसके कारण पता है क्या होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हम तक पहुंची होती है, हमारी स्किल्स क्योंकि हम लोग एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो वापस हो जाती है। और खासकर ये जो प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं हम लोग, ये हमारे जिस एज में है ना, हम लोग जो हमारी एज का जो दायरा है, मतलब हम लोग 21 साल से लेकर 30-32 साल वाला जो दायरा होता है, इसमें हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना संकोच कर रहे होते हैं। या फिर अगर मान लो कि हम थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं या चीज़ों को अच्छे से जो है हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम लोग के पास ना अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो लैक हो जाता है, या चीज़ें जो है हम लोग दिल से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को कह नहीं पाते हैं कि यार आपके इस रवैये से जो है हमको बुरा लग रहा है, प्लीज़ इसे मत कीजिए। बजाय ये कहने के, क्योंकि हम नहीं कह पा रहे होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, तो हम लोग उस रवैये को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मन ही मन जो है घुट रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डे टू डे लाइफ में, एग्जाम एग्जाम तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं भी कोई बैरियर क्रिएट करे। कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपना जो थॉट है वो किस तरीके से सामने वाले को डिलीवर करना है ताकि उसे पता चले
कि जो हम कह रहे हैं उस चीज़ को लेकर हम सुपर कॉन्फिडेंट है और हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किन शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, ये वाला जो टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महा इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो उस समय जो आपका नॉलेज होता है वो सामने वाले तक कन्वे करना, सामने वाले को ये एहसास होना कि वो किसी पढ़े लिखे इंसान से, वो किसी नॉलेजेबल इंसान से बात कर रहा है, और उसे पता होना चाहिए कि जब वो हमसे बात करे तो दो बारी सोच के बात करे कि उसे क्या बात करनी है। तो वो जो कम्युनिकेशन के जो टर्म्स हैं वो हमको पता होने चाहिए, वो हमें आने चाहिए। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आ गई बात पकड़ में। और थोड़ा सा लड़कों में तो वैसे ही चैलेंजिंग होता है। लड़के क्या आते हैं एकदम ना रफ एंड टफ होते हैं, मतलब वो जो है जितना उन पर जो है अत्याचार कर लो, जो है उनको शोषण कर लो, मार लो, पीट लो, वो बेचारे जो है कुछ कहते नहीं, हाँ जो है सब ठीक है, चल रहा है, सब ठीक, ऐसे में वो चल जाते हैं। तो लड़कों के लिए तो ये वाला चैप्टर जो है और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि जो लड़कों की जो टेंडेंसी होती है ना, वो विजुअल्स को लेकर ज़्यादा होती है। जो लड़के होते हैं वो चीज़ों को करके, जैसे क्रिकेट वगैरह खेल कर या चीज़ों को देख कर खुश हो जाते हैं। लेकिन गर्ल्स के केस में क्या होता है? गर्ल्स जो होते हैं कम्युनिकेटिंग होती है, मतलब एक्सप्रेसिंग होती है, मतलब चीज़ों को जो है जिनके साथ अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो बात करना पसंद करती है। तो गर्ल्स के केस में उन्हें बात करना पसंद होता है, लेकिन बॉयज़ के केस में क्या होता है कि उन्हें जो है चीज़ों को लेकर बस थोड़ा बहुत विजुअल हो जाए, थोड़ा बहुत एक्शन हो जाए, बस बहुत है इतना। तो लड़के इसमें रहते हैं। तो लड़कों के लिए ना ये वाला चैप्टर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स तो वैसे ही इसमें माहिर हैं, बस कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप उसमें अच्छे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना। लेकिन जो ओवरऑल जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे साथ ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, दो पर्पस से पढ़ने वाले हैं। मैं इसीलिए आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ों को, कि मेरा काम ना सिर्फ आपका पेपर निकलवाना नहीं है ना, पेपर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से निकालोगे, उसके लिए मैं एकदम श्योर हूँ। मेरा काम है आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना, मतलब ये कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट मैन दिखने चाहिए, एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखने चाहिए। लोगों को जब आपसे बात करें तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ यार, इस इंसान ने अपनी लाइफ में जो है कुछ माइलस्टोन अचीव की है जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। आ रही बात पकड़ में? मैं वो कॉन्फिडेंट आपके फेस पर चाहता हूं जो कहीं ना कहीं इस कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रूव होगा। चलो जरा शुरू करते हैं। और कहीं ना पता है, जस्ट एक पॉइंट है कि कई सारे बच्चे जो हैं, जैसे मैं इंग्लिश वगैरह का जो सेशन लेता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आप कराते हैं क्या? तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना कहीं वो स्पोकन इंग्लिश का ही एक हिस्सा है। तो जो आप स्पोकन इंग्लिश खोज रहे होते हैं ना, वो समझो ये इस वाले कम्युनिकेशन स्किल वाले सेक्शन में जो आपका जो सिलेबस का पार्ट बेस में कवर करवाऊंगा ना आपको, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस इत्मीनान से रिलैक्स होकर मेरे साथ बने रहिए, एंड टू एंड चीज़ों को सुनते रहिए, अपने आप जो है माइंडसेट वैसा बिल्ड हो जाएगा, आपका चीज़ों को कन्वे करने का तरीका, आपका चीज़ों को समझने का तरीका बदल जाएगा, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे इम्प्रूव होगा। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। ये सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे बहुत आराम से, एकदम रिलैक्स होकर, आप पेशेंस रखो। तो आज जो है मैंने जो आप बच्चों के लिए, जो आपने मेरा ख्याल थंबनेल भी देख लिया होगा, आज जो है मैंने आप बच्चों के लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल या जो इंटरपर्सनल स्किल है या जो संचार जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के हिसाब से, उसको दरअसल प्लान किया हुआ है, और एक बार इत्मीनान से रिलैक्स होकर मेरे साथ उससे ही सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एक टेक्निकल टर्म धीरे धीरे मेरे साथ सीखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बच्चों को एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है शब्द संचार, मतलब कि कम्युनिकेशन। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो कम्युनिकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका नाम है कम्युनिकेयर, का नाम है कम्युनिकेयर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने जो है कंटेंट कवर किया हुआ है, आराम से रिलैक्स होकर जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप पढ़ाई कीजिए। संचार शब्द, लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से आया है, मतलब कि कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसकी मीनिंग क्या होती है। कई कई दफा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ये लैटिन शब्द से तो आया है लेकिन इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग होती है साझा करना, बिल्कुल साझा करना ही होती है, टू शेयर, बिल्कुल टू शेयर ही होती है। मतलब ये कि जब भी आप अपनी बात किसी से कह रहे होते हैं तो अपने विचारों का आप साझा कर रहे होते हैं। आ रही बात पकड़ में?
तो लैटिन में जो शब्द है कम्युनिकेयर, जिसकी मीनिंग होती है साझा करना, टू शेयर या फिर सामान्य बनाना, मतलब कि टू मेक कॉमन। तो ये सबसे पहला टेक्निकल चीज हो गया जो आपको इस वाले एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। तो कुछ ऐसे ना हमारे जो है महानुभाव भी हुए जिन्होंने अपने अपने शब्दों में जो है इस संचार शब्द को, इस कम्युनिकेशन को डिफाइन करने की कोशिश करी। जिसमें से एक महानुभाव थे जूडी पियर्सन। 2008 में उन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने परिभाषा दी है, आपके एग्जाम में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जूडी पियर्सन के शब्दों में, जूडी पियर्सन जो है उनके शब्दों में कम्युनिकेशन या संचार की परिभाषा क्या है। तो संचार को संदेशों के माध्यम से अर्थ उत्पन्न करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से, पॉइंट आ रहा है समझ में, आप किसी से बात करते हैं, किसी से अपनी चीजों को कन्वे कर रहे होते हैं संदेशों के माध्यम से, व्हाट्सअप कर रहे हैं हम लोग आजकल, तो संदेशों के माध्यम से जब आप अपनी बातों को, अपने विचारों को उन तक कन्वे करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो ये कुछ और नहीं है, यही है दरअसल कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार। तो ये उन्होंने जो है हमें इसकी परिभाषा दी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैसेज टू जनरेट मीनिंग, मतलब कि आप कुछ संदेश भेजते हैं जिससे उन संदेशों से सामने वाले को कुछ अर्थ की अनुभूति होती है। जैसे आप उसे बताते हैं मैसेज करके कि गुड मॉर्निंग, तो आप उसे ये मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैं उठ गया हूँ, कोई बात हो तो मुझे बता देना। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? ठीक है, तो ये हो गया जूडी पियर्सन के शब्दों में कम्युनिकेशन की परिभाषा, जो कि हमें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कई कई दफा पता है ऐसा होता है कि ना, जब मैं ना मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ, जस्ट एक आपको थॉट बता रहा हूँ, जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मैथ्स में जैसे मान लिया मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, हाँ, या फिर मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहा होता हूँ जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है, तो कई दफा ना बच्चों के माइंड में क्रॉस क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका डे टू डे लाइफ में प्रयोग क्या है, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन उठता है। तो मान गया चलो ठीक है, मतलब क्योंकि तुम जो है जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, जो जैसे हम लोग प्रकाश वर्ष की दूरी वगैरह या फिर जो खगोलीय पिंड की दूरी वगैरह जो है निकाल रहे होते हैं, उनका कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तुम वो सब में शामिल नहीं हो, तो तुम्हें नहीं अंदाजा लग पा रहा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा का क्या अर्थ है, छोड़ो उसे। लेकिन एट द सेम टाइम फिर इस वाली बात को भी तो स्वीकार करो कि जब तुम साइन थीटा कॉस थीटा ये सोचकर नहीं पढ़ रहे थे कि इसका डे टू डे लाइफ में कोई यूज नहीं है, तो इस वाले टॉपिक का डे टू डे लाइफ में 100% यूज है। तो इस वाले टॉपिक पर तो तुम्हारा ध्यान जो है बाकी सारे टॉपिक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? और वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये वाला जो टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, और इसे ऐसे ही सीखना। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? मतलब ये कि एक सब्जेक्ट की तरह मत सीखना, एक विषय की तरह मत सीखना, एक स्किल की तरह सीखना, मतलब कि एक कला, एक आर्ट, खुद के विचार को सामने वाले तक व्यक्त करने की, ताकि वो प्रॉपरली आपके विचारों पर रेसिप्रोकेट भी करे, वो रिस्पॉन्सिव भी हो। मतलब आपने कुछ कहा तो उस तक बात प्रॉपर जाए भी, और उस बात को समझकर वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करे, तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो इस वाले टॉपिक को मेरे साथ एक स्किल की तरह लेना, सब्जेक्ट की तरह मत लेना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक बेहतर पर्सनालिटी आपकी ग्रूम करके आए। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तीन चीजें आपको, जो कि टेक्निकल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि संचार एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछ सकता है कि भाई संचार दरअसल है क्या। तो संचार एक प्रक्रिया है, वो इसलिए प्रक्रिया है क्योंकि उसमें जो है कुछ एक्टिविटीज हो रही होती है, हम संदेश भेज रहे होते हैं, जैसे ब्लू टिक होता है तो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भैया वो मैसेज का रिस्पॉन्ड करे। हम 5 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं, ब्लू टिक दिखता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, कॉल लगा देते हैं। क्या ज्यादा चल रही है, देखो ज्यादा आ रहा है, कैसे मेरे मैसेज का तूने रिस्पॉन्स नहीं किया, कैसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, सवाल पूछ लेते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह एक गतिविधि है, आदान प्रदान या व्यवहारों का समूह है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैसेज भेजते हैं तो जैसे ब्लू टिक होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिप्लाई आना चाहिए, है ना। तो ये व्यवहारों का या विचारों का आदान प्रदान हम लोग कर रहे होते हैं, ये वो गतिविधि होती है। ठीक है, इट इज एन एक्टिविटी, एक्सचेंज और सेट ऑफ बिहेवियर्स।
दूसरा जो आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय उत्पाद नहीं है। यह वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके पहले भी पूछा गया है कि क्या कम्युनिकेशन जो है स्थिर होता है क्या, तो जवाब है नहीं। कम्युनिकेशन जो है गतिज होता है, डायनामिक होता है, उसमें चीजें जो है धीरे धीरे मूव कर रही होती हैं। अरे बात पकड़ में, तो यह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय उत्पाद नहीं है, इसे दिमाग में सेट कर लो। इट इज नॉट फिक्स्ड और अनचेंजेबल प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। इसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो, देखो जब भी आप किसी इंसान से जब बात कर रहे होते हो और आप बात कर रहे हो और सामने वाला बस ये रिप्लाई कर रहा है, तो मुझे तो ये वाला जो रिप्लाई है इस दुनिया में सबसे वाहियात रिप्लाई लगता है। तो आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला बदले में क्या भेजता है, तो ये तो हूं जो वो भेज रहा है, इसका मतलब कि वो एक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। कैसा कम्युनिकेशन कर रहा है, पैसिव कम्युनिकेशन कर रहा है। वो उस वाले कम्युनिकेशन में जब आप कोई बात जरूरी बात कर रहे हो तो आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका वो सही से रिस्पॉन्स करे, लेकिन इतना बड़ा आपने पैराग्राफ जो है उसको बनाकर भेजा, बदले में उसने क्या रिप्लाई किया, समझ जाते हो कि अब इसका जो है अंतिम समय आ गया है, अब इसको उठवाना पड़ेगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा जब वो दोनों रूप से कैसा होगा, सक्रिय होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो दो लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सभी का एक्टिवली पार्टिसिपेट होना जरूरी है। ये ना हो कि एक ही इंसान बस बक बक किए जा रहा है और बाकी के क्या रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीन जो पॉइंट हैं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वाले पॉइंट पर सवाल पूछा गया है। मैं अभी आने वाली क्लास में, मतलब इसी वाले सेशन में जब नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या सवाल भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले कंटेक्स्ट की तरफ। अब वैसे ही ये दो तीन जो हमारे महानुभाव थे जिन्होंने अपने अपने शब्दों में जो है कम्युनिकेशन को परिभाषित करने की कोशिश करी, तो इन सभी के शब्द जो है ना वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन है कि भाई इनके शब्दों में इसकी परिभाषा बताइए, इनके हिसाब से इस कम्युनिकेशन में क्या बात कही गई थी, तो ये चीजें आपके लिए जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखनी चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए जो डेविड बर्लो है उन्होंने संचार को परिभाषित किया है, उन्हें संचार को डिस्क्राइब किया है किस तरह से। सबसे पहला वाला पॉइंट है डेविड बर्लो के शब्दों में, संचार गतिशील, सतत, निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। मतलब वो बता रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो डायनामिक होता है, ऑनगोइंग होता है, एवर चेंजिंग होता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एकदम सही बात है। मतलब ये कि जैसे मान लिया कि आपने किसी से कुछ बात कही, जैसे आपने कहा भाई चार दोस्त थे, आपने कहा कि चलो आज छुट्टी है, मूवी चलते हैं, तो बदले वाले सामने वाले ने कहा कि हाँ यार ये वाली जो है मूवी दो लगी हुई है, इसमें से अपन जो है छावा देख कर आते हैं, मजेदार मूवी एकदम। तो ये क्या हुआ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, आपने कुछ कहा, सामने वाले ने उसका रिस्पॉन्स किया। ठीक है, हो सकता है आपका तीसरा दोस्त बोले नहीं नहीं मूवी नहीं जाएंगे, चलो किसी कैफे चलते हैं, बढ़िया चाय कॉफी पी कर आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को हम लोग जो है अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जिससे जो चीजें हैं वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगती है। हो सकता है कि चौथे की बात सुनने के बाद वो लोग कहीं जाए ना, वहीं जहाँ बैठे थे चुपचाप घर पे बैठे रह जाए। ऐसा हो जाता है जब भी चार दोस्त प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, एक्शन कुछ होता नहीं है। चलिए नंबर 2, किनके शब्दों में बता रहा हूं मैं बच्चों को, डेविड बर्लो के शब्दों में बता रहा हूं। आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें कोई निश्चित शुरुआत, अंत या स्थिर क्रम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। इट हैज नो फिक्स्ड बिगिनिंग एंड और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो कि आपके साथ कुछ हुआ है ना, जैसे मान लिया कि आप ड्राइव कर रहे थे, भगवान न करे ऐसा कुछ सीन बने भी, बस एक सोच की बात है, आप ड्राइव कर रहे थे, बस निकल रहे थे और सामने जो है स्कूटी से जो है एक मतलब बहुत ही जिम्मेदार नागरिक जा रही थी, उन्होंने जो है राइट वाला इंडिकेटर दिया और राइट ही मोड़ लिया। अब क्या होता है कि मतलब हम ऐसा अनुमान लगा रहे होते हैं कि राइट का इंडिकेटर दिया है तो शायद लेफ्ट मोड़ना होगा, लेकिन इस बार राइट का इंडिकेटर देकर उन्होंने राइट ही मोड़ लिया। तो अब क्या हुआ, हम सीधे सीधे ये सोचकर कि वो लेफ्ट जाना होगा उनको, पिला दिए गाड़ी। तो अब क्या हुआ, एक आपके साथ इंसिडेंट हो गया। अब इस इंसिडेंट में आपके साथ जो भी चीजें हुई, मान लिया कि सामने वाले को थोड़ा बहुत जो है
आप टक्कर दे दिए तो आपकी गाड़ी पलट कर पीछे चली गई। स्कूटी से टकराए हो, गाड़ी तो आपका पलटना बनता ही था, तो आपकी गाड़ी पलट कर पीछे चली गई। अब गिरे आप हो, लेकिन जो 4 लोग इकट्ठा हुए, आपसे कोई नहीं पूछेगा लगी है कि नहीं लगी है। मैडम स्कूटी पर ही थी, लेकिन उनसे ज़रूर इस वाली बात का ख्याल रखा जाता है कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, और अगर मान लो गलती से उनको चोट आ गई होगी, तो तुम्हें जो आई होगी उसकी डबल तुम्हें और दी जाएगी। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ और जब ये हो जाता है आपके साथ, मतलब आप जो है चोट खा लेते हो और उसके बाद 2-4 बार हड्डी वड्डी भी तोड़वा लेते हो, तो अपने किसी दोस्त से इस बारे में चर्चा करते हो कि यार मैं तो सीधा सीधा जा रहा था और जो है ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो उस वक्त हम लोग खुद सोचो, इन चीज़ों को ना महसूस करने की कोशिश करो। तो उस वक्त जो है हम लोग जब अपने दोस्त से जब बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग कोई स्पेसिफिक कंटेंट पर उसे डिस्कस नहीं कर रहे होते, हमारे मन में जो आ रहा होता है हम उसे अपने हिसाब से डिलीवर कर रहे होते हैं कि मैं इधर से जा रहा था, सामने वाले ने इंडिकेटर दिया और उसने राइट ही मोड़ लिया, तो वहां पर मेरी गलती थी कि मैंने लेफ्ट सोच कर चला दी गाड़ी और टक्कर हो गई। तो हम लोग ये जो उसको कहानी बता रहे हैं, हम लोग इसको जो अपनी घटना बता रहे हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं, उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जब तक सामने वाला सुन सकता है हम लोग उसे पूरा पकाएंगे। जब वो सुन सुन के एकदम पक जाएगा और बोलेगा भैया मुझे माफ कर दे, अभी जो काम है उसको निपटा ले, थोड़ा आराम कर ले, मैं भी जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, तो उसका कोई अंत भी नहीं है। जब तक चलाना चाहो तब तक चला सकते हो। तो डेविड बर्लो ने वाली बात एकदम बढ़िया कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसमें कोई निश्चित शुरुआत, कोई भी फिक्स बिगिनिंग, अंत, एंड और कोई स्थिर क्रम या कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया डेविड बर्लो साहब। डेविड बर्लो साहब ने तीसरी बात और कही। डेविड बर्लो साहब ने इन छोटी छोटी चीजों पर एनालिसिस किया, महसूस किया कि डे टू डे बेसिस पर जब हम लोग चीजों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हो क्या रहा होता है। तो इस वाली चीज पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपके एडीआई के ही एग्जाम में। यह स्थिर तो नहीं है, हाँ भाई एकदम दिमाग में बात को डाल दीजिए, कम्युनिकेशन जो है स्थिर नहीं होता है। अगर वो स्थिर होगा तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, होता अनाउंसमेंट हो जाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल क्लास लेनी है, मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई कल जो है सुबह को 8 बजे क्लास होगी, तुमने सुन लिया, बात खत्म हो गई, ये अनाउंसमेंट हो गई। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब मैंने कहा कि भाई कल सुबह 8 बजे क्लास होगी और आपने कहा कि हाँ सर हम लोग भी जो है समय पर पहुंच जाएंगे, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो इट इज नॉट स्टैटिक, बल्कि ये गतिशील होता है, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। इसे आपको थोड़ा याद रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कई बच्चों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो मैं शब्द कह रहा हूँ वो उनको एकदम वहां तक पहुंच भी रहे होंगे, एकदम कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ टेक्निकल टर्म हमें याद रखने चाहिए, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग नंबर 4 की तरफ। डेविड बर्लो साहब ने कहा था इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, सुनना जरूरी है। एग्जाम में डेविड बर्लो साहब की जो बातें हैं बिल्कुल आपसे पूछ ली जाती है। उन्होंने कहा प्रक्रिया के घटक आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। द एलिमेंट्स विद इन द प्रोसेस इंटरेक्ट एंड ईच अफेक्ट्स द अदर्स। कहने का ये अर्थ है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस वाले प्रोसेस में, तो जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उसमें घटक जो है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लो आपने कई दफा डायलॉग बोला होगा कि पूरी कहानी तो सुन ली, चलो बताओ राम कौन सीता कौन, है ना। तो मतलब ये है कि वो जो कनेक्शन था, आपने कहानी को सुना तो जो कनेक्शन था जो आपको क्रिएट करना चाहिए था, जिसे आपको समझना चाहिए था, वो आप समझे या नहीं समझे? आपको पता चला कि नहीं कि राम और सीता उस कहानी में सबसे मुख्य किरदार थे और उन्हीं की वजह से जो है इतनी बड़ी जो है रामायण लिखी गई। आपके लिए बात पता चली या नहीं चली? तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको महसूस करनी चाहिए। तो यही डेविड बर्लो साहब ने कहा कि सारे के सारे जो घटक होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, वो इंटरनली क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे और वो एक दूसरे को क्या करते होंगे? प्रभावित भी करते होंगे। पॉइंट है क्या पकड़ में? तो ये डेविड बर्लो साहब के हिसाब से हमने क्या किया? कम्युनिकेशन की 4 परिभाषाएं और देख ली। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें कन्वे हुई होंगी कि कम्युनिकेशन दरअसल है क्या। मैं बार बार ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक स्किल की तरह लेने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अपन लोग अगली वाली स्लाइड की तरफ। ये आ गई मेरी अगली वाली स्लाइड। सुनते हैं संचार की परिभाषा और क्रिया। कई कई अलग अलग इसकी डेफिनेशंस हैं। तो सारे जो जो टर्म्स जो डेफिनेशन के लिए प्रयोग किए गए हैं वो सारे के सारे टर्म्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। संचार एक प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया, ऐसे आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस
जिसमें संदेश और अर्थ को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति या संगठन तक संप्रेषित किया जाता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज एंड मीनिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। कहने की ये कोशिश की जा रही है कि कम्युनिकेशन में, इस वाले प्रोसेस में, इस वाली प्रक्रिया में हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने विचारों को, हम अपने सोच को, हम अपने व्यवहार को, हम अपने एक्सप्रेशन को सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हैं। और सामने वाला जो होता है, हम उस तक जब भेजते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो सामने वाला जो है अपने समझ से उसको रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो चल रहा है मैसेज में, चिट चैट जो चल रही है व्हाट्सएप में, ये कुछ और नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। और जो जो आप चीज़ें व्हाट्सएप में जब कम्युनिकेट करते हो और जो जो आप महसूस करते हो, वो सब कुछ इस वाले यूनिट में बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या महसूस करते हो? आप महसूस करते हो कि आपने सामने वाले को जो है 2-4 बार मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेज जा रहा है, डबल टिक हो रहा है, ब्लू भी हो जा रहा है, लेकिन सामने वाले का मैसेज ही नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ उसको 2-3 बार फोन कर दिए कि भाई तू मेरा मैसेज देख रहा है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या हुआ कि अगर मान लो कि वो जो है आपकी सहेली है, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों से इरिटेट हो जाती है और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको डीपी दिखना बंद हो जाती है। तो जब आपकी डीपी दिखना बंद हो गई, तो आप समझ जाते हो कि आपने कुछ ना कुछ तो कार्य किया है। तो ये जो आपने महसूस किया सामने वाले के रिस्पॉन्स से, यही जो फीलिंग है इस वाले चैप्टर में हमको लगानी है। ना है समझ में? तो हर एक जो एक्शन होता है, सामने वाला जो रिस्पॉन्स होता है, उस पर बेस्ड हमारे क्या अप्रोच होते हैं, उस पर बेस्ड हमारी क्या सोच बनती है, वो सब कुछ जो है इस वाले चैप्टर में अभी यूटिलाइज होगी। और आपको सब कुछ यूटिलाइज यहाँ पर करनी है। मतलब मैं आपको ये डे टू डे लाइफ से इसलिए कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि हर वो एक्शन जो आप डे टू डे लाइफ में करते आते हैं, उसकी मुझे यहाँ पर जरूरत है। और हर वो चीज जो आप यहाँ से सीखेंगे, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ताकि वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, धीरे धीरे और सीखने की कोशिश करते हैं। मुख्य तत्व क्या है, की एलिमेंट कम्युनिकेशन में, ये आपको याद रखना है। ये टेक्निकल टर्म है जो आपके एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मीनिंग। द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन इज मीनिंग। ये सारे टर्म जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लो अगर आपने किसी से कोई बात कही और सामने वाले को जो है बात समझ ही नहीं आई, उसका अर्थ उसे पता ही नहीं चला, अब इस कम्युनिकेशन का कोई महत्व ही नहीं है। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? तो कन्वे करने का, कहने का सेंस ये है कि जो की एलिमेंट है, जो मुख्य तत्व है कम्युनिकेशन का, वो है मीनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ जो है सामने वाला समझ सके, वही उसका की एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही छोटे छोटे टर्म आपको याद रखते जाने हैं मेरे साथ में। ठीक है, संचार का मुख्य उद्देश्य संदेश का सही संप्रेषण करना होता है। द सेंट्रल गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कोई चीजें, तो आप इस वाली बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उस तक जो है आपकी बात किसी तरीके से कन्वे हो जाए। मतलब ये कि जब आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, तब आप डबल टिक के साथ ब्लू टिक होते तक उस मैसेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब उसमें ब्लू टिक हो जाता है, तब आपके दिमाग में थोड़ा रिलैक्स होता होगा कि हम सामने वाले ने जो है मेरी बात समझ ली है या पढ़ ली है, अब वो अपने हिसाब से टाइम देखकर रिस्पॉन्स कर देगा। तो यही छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पर आपको यूज करनी है। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। संचार का मुख्य उद्देश्य संदेश का संप्रेषण है। जो कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैसेज का क्या है, ट्रांसमिशन है। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ पर लोग? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो 2-3 मैंने आपको टेक्निकल टर्म दिए, ये आपने बहुत आराम से अपने दिमाग में सेट कर लिए होंगे। देखो मैं ना एकदम भगा नहीं रहा हूँ, और मैं एकदम चीज़ों को ख़त्म करने के उद्देश्य में भी नहीं हूँ। मैंने इस वाले क्लास को स्टार्ट करने के पहले ही आप इस वाली बात को आप बच्चों से कहा मैंने कि आपको जो है इसे किसी सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है। हमारे पास सफिशिएंट समय है, पढ़ा तो मैं आपको पूरा दूंगा ही, लेकिन आपको इस वाली चीज़ को स्किल की तरह लेना है। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट जो है, ये वाला जो सेक्शन जो है, जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल है, मेरे साथ आपका कंप्लीट होने के बाद आप में कम्युनिकेशन के लिए, आप में चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। मतलब जब आप दो लोगों के बीच में अपनी बात कहें, तो उस बात में इतना वजन होना चाहिए कि वो दो लोग आपकी बात सुने।
ये पर्सनालिटी बनाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड्स पर। हाँ, या खूब सारा कंटेंट है इसमें हमारे पास, धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है मेरे पास संचार में, वो है सफल संचार की शर्तें। मतलब ये कि जब हम किसी से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी जो शर्त है, कौन कौन सी जो कंडीशन है, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यही सारी चीज़ों पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइए बच्चों लोग वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। जो पहली शर्त है एक सफल कम्युनिकेशन की, सक्सेसफुल संचार की, वो ये है कि संचार प्रक्रिया तभी सफल होगी जब प्राप्तकर्ता उसी अर्थ को समझे जैसा प्रेषक ने संप्रेषित किया था। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द आइडिया एज सेंडर इंटेंडेड। कहने का अर्थ क्या है, मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको बताता हूँ। क्या होता है, एक बार कि एक इंसान होता है, वो सड़क से गुजर रहा होता है। जब वो सड़क से गुजर रहा होता है तो उसको बंदर दिखता है। उसको बंदर दिखता है, वो क्या करे समझ नहीं पाता है। बंदर को पकड़ता है, पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। और पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां पे दरोगा जी बैठे होते हैं। दरोगा जी को बोलता है, साहब मुझे ये सड़क पे बंदर मिला है। तो दरोगा जी बोलते हैं, नालायक, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर आदमियों को बंद किया जाता है, जा इसे चिड़ियाघर लेकर जा। वो बंदर जो है, जो इंसान जो है, वो बंदर को पकड़ता है और चिड़ियाघर लेकर चला जाता है। फिर 2 रोज बाद वो दरोगा साहब जो है सड़क से गुजर रहे होते हैं, तो उसी इंसान को उस बंदर के साथ देखते हैं और उसको बुलाते हैं जरा। बोलते हैं कि तेरे को तो मैंने बोला था ना इसको चिड़ियाघर लेकर जा। तो बोलता है, हाँ गया था ना, वहां गया, इसको इसके और दोस्तों से मिलवाया, साथ में मूंगफली खिलवाई, और भी नए नए जानवर दिखाए, घुमाए फिराए और ले आया। अब दरोगा जी बोलते हैं, गधे हो बिल्कुल। कहने का अर्थ क्या था, इस कहानी में कंक्लूजन क्या था? कहानी में कंक्लूजन ये था, समझने का प्रयास कीजिए, यही है दरअसल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। दरोगा साहब ने जब उसे डांट कर कहा था कि नालायक, ये पुलिस स्टेशन है, हम लोग यहाँ आदमियों को बंद करते हैं, जा चिड़ियाघर इसे लेकर जा। तो उसको जब उसने चिड़ियाघर बंदर के साथ भेजा था दरोगा साहब ने इंसान को, तो इसलिए थोड़ी भेजा था कि जाकर उसको मूंगफली खिलवा और भी बाकी जानवरों को दिखा और घुमा फिरा कर वापस ले, इसलिए थोड़ी भेजा था। इसलिए भेजा था कि इस बंदर को चिड़ियाघर में छोड़ और उसे वही पिंजड़े में रख, इसलिए भेजे थे ना, कि तू घुमा फिरा कर ले आया उसे। ये बात को तो दरोगा साहब का सेंस था, इंटेंड था कि वो उसे यहाँ पर बंद नहीं करेंगे, जाके उसे वो चिड़ियाघर में बंद करवाए। बजाय वो इस बात को समझने के क्या समझा, घुमा फिरा कर ले आया। ये है सफल कम्युनिकेशन की पहली शर्त। क्या है शर्त? संचार प्रक्रिया तभी सफल होगी जब प्राप्तकर्ता उस अर्थ को समझे जैसा प्रेषक ने संप्रेषित किया था। मतलब कि जो रिसीवर है उसी आइडिया को अंडरस्टैंड करे जिस इंटेंड से सेंडर ने भेजा था। समझ रहे बात को? दरोगा साहब ने बोला चिड़ियाघर में बंदर को बंद करा आ। नालायक ने क्या समझा, घुमाओ फिराओ मूंगफली खिलाओ ले आओ। सफल कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सफल कम्युनिकेशन की पहली शर्त है, जिस इंटेंड से बात कही गई उसी इंटेंड से बात समझ में आनी चाहिए। कंफर्टेबल हैं अपन लोग? ये हो गई पहली शर्त। आइए चलते हैं दूसरी शर्त की तरफ। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, देखो मैं जानता हूँ आप बच्चे लोग कम्युनिकेशन में बहुत माहिर हो। अगर हम किसी इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके साथ बातें करने में इतना मजा आता है कि मतलब उससे बड़ी सुकून वाली चीज तो कुछ लगती नहीं है। चार दोस्त इकट्ठा होते हैं, हाथों में जाम से जाम टकराते हैं, और उस वक्त जो माहौल बनता है अलग अलग कहानियों का, और जो वो कहानियां चल रही होती हैं बिना किसी सर पैर के, बस चल रही हैं तो चल रही हैं, बन रहे हैं तो बन रहे हैं, चढ़ रही है तो चढ़ रही है, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन का जो माहौल बनता है मज़ा ही आ जाता है। तो वो जो कम्युनिकेशन की जो आपकी फीलिंग है जब आप उन अपने चार दोस्त के साथ कंफर्टेबल होते हो, जो कन्वे करते हो, आई वांट कि उसका लेवल इंप्रूव होना चाहिए। और आप किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करें उसी कॉन्फिडेंट के साथ, उसी भावनाओं के साथ, उसी इंटेंट के साथ उसे कम्युनिकेट करें।
मज़ा आ जाना चाहिए सामने वाले को, जब वो आपकी बात सुने तो लगना चाहिए कि हाँ यार, एक ऐसा इंसान था, जब वो बोलता था सुनने में मज़ा तो आता था। चलो आओ तो सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। दोनों पक्षों को केवल संदेश ही नहीं बल्कि उसके अर्थ पर भी सहमत होना आवश्यक है। दूसरी शर्त ये है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर must agree not just on the transmitted message but also on its meaning। तब कहने का अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी सफल माना जाएगा जब आपने कोई बात कही, सामने वाले ने उस बात को सुना भी, लेकिन उसे वो बात उसी अर्थ में समझ भी आनी चाहिए, तभी जो कम्युनिकेशन है वो सफल माना जाएगा। मान लिया कि आप जो है किसी के साथ कमिटेड है, किसी को आपने कह रखा है कि हाँ हम दोनों साथ हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आप जो है दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं और आपसे जो है कोई दूसरी जो है सहेली आपसे बात करने की कोशिश करती हैं या आपसे जो है अपनी बात कहने की कोशिश करती हैं, तो मान लो वो आपसे कहती हैं कि भाई आपकी जो शर्ट है वो बहुत अच्छी लग रही है, और आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत जेंटल वे में, थैंक यू। तो जो आपके साथ वाली जो इंसान थी, उसे वो जो थैंक यू जो आपने कहा वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं जब यहाँ पर हूँ तो तुम उसे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो सुनना भी नहीं चाहिए था कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है, और दोबारा से तुम ये शर्ट पहने तो मेरे साथ निकलना भी मत तुम कभी, और हमेशा ये शर्ट जो है अब दोबारा जो है पहनने के लिए तुम्हें मिलेगी भी नहीं कभी। तो मतलब मैं तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटेंट था उनका वो तुम्हें समझना चाहिए था, कि जब सामने वाले ने उनके होते हुए आपकी शर्ट की तारीफ की है, तो उस तारीफ को आपको इग्नोर करने की जरूरत थी, न कि थैंक यू करने की। तो उस इंटेंट को जो कि उनके होने का था वहां पर आप नहीं समझे, तो ये हो गया लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आपने क्या किया, सामने वाले को थैंक यू कर दिया, मतलब अपने आने वाले 2 हफ्ते आपने बर्बाद कर लिए, क्योंकि अब आपको हर बात पे थैंक यू सुनने को ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के लिए प्रतीकों का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना बच्चे लोग, तो हम लोग ना अलग अलग सिंबल्स का यूज कर रहे होते हैं। मतलब मैं आपको जस्ट एक अपनी पर्सनल सलाह देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ना व्हाट्सएप वगैरह में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, मज़ा तो उसमें भी बहुत आता है। तो जब आप व्हाट्सएप वगैरह में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि व्हाट्सएप ने ना दिन बर दिन बहुत मेहनत करी है इन चीज़ों पर यार, ये तो मानना पड़ेगा। दिन बर दिन जो है अपने इमोजीज को जो है बहुत इम्प्रूव किया है। मतलब अगर आपको याद आए 1-2 साल पहले जो इमोजी होते थे और अभी जो बेहतरीन बेहतरीन इमोजी मिलते हैं, मज़ा आ जाता है एकदम इमोजी भेज भेज के। तो बहुत सारे इमोजीज आपके पास अवेलेबल होते हैं, मतलब कि एक तरह के वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जिससे आप सामने वाले को अपनी जो फीलिंग है उसे और भी अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हो। जब आप कम्युनिकेट करें और आप चाहते हो कि वो जो चैट है वो इफेक्टिव हो, तो आई सजेस्ट कि हमेशा उन इमोजीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप जो है समुद्र की बात कर रहे हो तो उसमें लहरों वाला इमोजी होता है, जब आप जिम की बात कर रहे हो तो उसमें डंबल मारने वाला इमोजी होता है, खूब दिल लगा के सामने वाले तक वो बात उतने अच्छे से कन्वे होती है, और सामने वाला जो है उसका भी रिस्पॉन्स, अगर वो इंसान उतना समझदार है कि आपकी बातों को इंटेलेक्चुअली उतना समझ पा रहा है, तो वैसा रिस्पॉन्स भी करता है। अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन चलता है, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, और क्या पता लोगों का घर बस जाता है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कहने की कोशिश है, मतलब जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम पर भी ध्यान दीजिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण के लिए प्रतीकों का प्रयोग। मतलब कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस है वो ये है, किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों जैसे कि शब्द, संकेत, चित्र, ध्वनि या फिर वही इमोजी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि to convey an idea we use symbols like words, signs, picture, sounds, etc. gif फाइल भी आप यूज करते होंगे that represent the idea। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब उसके लिए सिंबल्स, आज की भाषा में, हमारी तुम्हारी भाषा में इमोजी का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा आगे चलिए मेरे साथ।
सफल संचार के लिए प्रतीकों का सही अर्थ दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से समझा जाना चाहिए। मतलब ये कि जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो प्रतीक है वो दोनों पक्षों द्वारा जो है प्रॉपरली कन्वे होने चाहिए, दोनों पक्षों द्वारा प्रॉपरली समझे जाने चाहिए। मतलब कि द सिंबल्स मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय रिसीवर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब ये है कि मान लो कि आपने जो है किसी को अपनी सेल्फी भेजी, ठीक है, आपने स्माइल करके सेल्फी भेजी और उसने बदले में रिप्लाई किया कि यार दांत तो तेरे मस्त लग रहे हैं, एकदम पीले पीले। तो उसने जो ये पीले पीले लिखा, एक तो तुमने उसके लिए मेहनत करी है, सेल्फी ली है वो भी स्माइल के साथ, और उसे भेजा भी है। मत बोल अच्छा, मत बना उसमें दिल, लेकिन कम से कम ये पीले पीले तो मत डाल। हम डेली ब्रश करते हैं भाई, भले दिन में 2 बार नहीं करते हैं, सुबह उठ के नाश्ता खा के जरूर एक बार करते हैं। तो मेरा पॉइंट दरअसल ये है, जब उसने लिखा पीले पीले तो तुम एक लाल कलर का इमोजी बनाकर उसे भेजते हो। तो लाल कलर का इमोजी जो उसे भेजते हो तुम, तो सामने वाले को कन्वे होना चाहिए कि तुम्हें बुरा लगा। तो वो जो है उस चीज को मजे के तौर में लेता है और वो बदले में ना वो खिलखिलाहट वाली स्माइल भेजता है। भाई हमारे दांत पीले पीले नहीं है, तुम बोल रहे हो मुझे बुरा लग रहा है और तुम ऊपर उस पर खिलखिला रहे हो। तो ये हुआ वो जो इमोजी जो आपने भेजा, जो सिंबल आपने भेजा, वो प्रॉपर रूप से उसको समझा भी जाना चाहिए। पॉइंट आया समझ में? चलिए नेक्स्ट स्टेप। यदि प्रतीकों के अर्थ में भिन्नता होती है तो गलत संचार हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लिया, जस्ट एक पॉइंट है कि अ, जैसे हम लोग जो है, हम लोग एक जस्ट पॉइंट है, हम लोग जो हैं इस वाले चिन्ह को किसी एक मीनिंग से जानते हैं। आप ये वाला जो है चिन्ह देखे हो, अक्सर दिवाली में हम लोग इसे बनाते हैं शुभ लाभ में। तो ये जो चिन्ह है ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का, एक प्रॉस्पेरिटी का चिन्ह होता है। मानते हैं इस वाली बात को, स्वीकार करते हो? अब इसी वाले चिन्ह को, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र चिन्ह है, इसी वाले चिन्ह को हर हिटलर ने यूज किया था अपने सिंबल के रूप में। आप जरा चेक कीजिएगा जाकर, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो। हर हिटलर ने भारतीय संस्कृति के ये जो पॉजिटिव जो साइन था उसका प्रयोग अपनी आर्मी के लिए किया था, टू एक्सप्रेस द प्रॉस्पेरिटी। आप ध्यान दीजिएगा। तो जर्मनी के लोगों के लिए ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये एक खतरे का निशान है जिसको हर हिटलर ने अपनी आर्मी के लिए यूज किया था। भारतीय लोगों के लिए ये निशान एक पॉजिटिविटी का, एक सकारात्मक एनर्जी का निशान है, जिससे प्रॉस्पेरिटी आती है, जिससे वेल्थ आती है, जिससे घर में सुख शांति आती है। तो एक ही चिन्ह है, एक ही चिन्ह है, लेकिन दो अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। इंडिया के लोग इसे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं, जर्मनी के लोग इसे हिटलर की आर्मी के रूप में देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रतीक के अर्थ में भिन्नता हो गई। और जब प्रतीक के अर्थ में भिन्नता हो जाती है तो फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ये है वो लाइन जो आपको समझनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट असाइन सेम मीनिंग टू द सिंबल, अदरवाइज इट लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन। और जो मिसकम्युनिकेशन होता है ना बच्चे लोग, वो सबसे खराब चीज होती है। मतलब ये है कि आप जैसे नहीं हो, लेकिन अगर सामने वाला जो है आपको वैसा समझ ले, तो फिर क्या होता है, तो फिर आप जो है कितना भी अच्छा कहने की या करने की कोशिश करो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में आपकी, क्योंकि रॉन्ग इंप्रेशन बना हुआ है ना, आप कितना भी कोशिश करो उसको बात दिमाग में उतरती नहीं आपकी। उसे यही लग रहा होता है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपना स्वार्थ इसमें देख रहे हो, लेकिन नहीं है। हम वैसे इंसान ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो आप हमें दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इवन हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं तो हम आपको दे सकते हैं भी नहीं। हमें तो बस प्रकृति से जो मिला है वही हम आप तक भेज रहे हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। थिंक। और मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि वो चीजें जो प्रकृति से मुझे मिली है, जो मैं आप तक भेज रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब आपको किसी की मदद की जरूरत होगी आप उन तक भेज दोगे। यही तो नेचर है, यही तो लाइफ है, और है क्या इसके अलावा?
चलो कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ तो बच्चे लोग एक बार जरा सीखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जो सीजीपीएससी एग्जाम में, मैंने सीजीपीएससी के क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि आप धीरे धीरे जो है इस वाली चीज को देखोगे कि एक तो सीजीपीएससी में भी कम्युनिकेशन का जो है परसेंटेज ज्यादा हो गया है। दूसरी वाली बात यह है कि सीजीपीएससी एग्जाम में ना जो एडीआई में इसके पहले 2016 में जब पेपर हुआ था जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सीजीपीएससी में पूछे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंटरलिंक्ड है, सेम जो संस्था है वो इन चीज़ों को हैंडल करने वाली है। तो ये जो कंटेंट है जो सीजीपीएससी में आया वो आपके एडीआई में आ जाएगा। तो मैं पूरा फायदा उठवा रहा हूँ आपको, मतलब मैं कोई भी स्टोन जो है मिस नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टोन जो है मैं टर्न कर करके देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके लिए बेहतर कंटेंट मिल सकता है। सारा कुछ आप तक कन्वे कर रहा हूँ। एडीआई वाले जो पूछे गए क्वेश्चन है वो तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपके एडीआई में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो भी तो करवाना मेरा ही काम है ना। तो एक बार देखते हैं ना, आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं इत्मीनान से क्वेश्चन। चलो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण प्रक्रिया के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस? अभी इतना जो हमने पढ़ा था ये कम्युनिकेशन के लिए जो इतनी सारी झांकी पढ़ी थी उसके आधार पर इसमें से एक ऑप्शन आपको जो है टिक करना है। चलो जो झांकी हमने पढ़ी उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। मैंने 1000 बार आपको ऊपर पढ़वाया था। जो कम्युनिकेशन है वो डायनामिक होता है, दोनों तरफ से होता है, तभी चीजें जो है मूव कर रही होती है, आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो ये चीज जो है ये एकदम सही है, मतलब कि उसने कहा था कि सही नहीं है, तो ये तो सही है कि कम्युनिकेशन जो है भैया डायनामिक होता है, गतिज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एक स्थैतिक प्रक्रिया है। मैंने आपको ऊपर ही 10 बार वाली चीज लिख लिख कर बताई थी। चलो एक बार आपको ऊपर घुमा देता हूँ। जब थोड़ा सा जब ऊपर चलते हैं मेरे साथ में, हाँ देखो, ये देखो मैंने आपको कई दफ़ा जो है ये वाली चीज़ कहा कि टेक्निकल टर्म्स में आपको इन चीज़ों को जो है याद रखना चाहिए। डेविड बर्लो के हिसाब से, डेविड बर्लो साहब ने जो बताया था हमें उस पर ही मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और ऐसे ही टर्म आपके पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं। डेविड बर्लो साहब ने बताया था ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। अब आपसे पूछा कि भाई कम्युनिकेशन के लिए क्या सही नहीं है, तो वो बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि जो कम्युनिकेशन है वो स्थैतिक है। तो उसका जवाब ये है कि डेविड बर्लो साहब ने हमें बता दिया था कि जो कम्युनिकेशन है वो स्थैतिक नहीं है। तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है इसके लिए सही नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। ये गलत बात है। तो उसने पूछा था भैया कौन सी बात गलत है, तो ये वाली बात गलत है। बाकी सारी चीजें पृष्ठ पोषण केवल द्विमार्गी संप्रेषण में ही संभव है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वही कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब दोनों तरफ से उसमें रिस्पॉन्स आएगा। आप इतना बड़ा बड़ा पैसेज लिखकर सामने वाले तक अपनी बातें जो है कन्वे करते हो, आप शायरियां लिखते हो, आप कविताएं लिखते हो, और बदले में वो क्या जवाब देता है? ब्लॉक कर देना आपसे अगर ऐसा जवाब आए तुमको तो ये जो जवाब उसने दिया तो इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव थोड़ी हुआ, दोनों तरफ से होना। संदेश संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है। हाँ भाई, जब भी आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो मैसेज जो है भेजते हैं, तभी सामने वाले को आपकी बात पता चलती है। तो ये तीनों चीजें जो है उसका भाग है, ये भाग नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर है। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको जो है किस तरीके से इस वाले टॉपिक को कवर करना चाहिए। आइडिया लगा कुछ? चलो देखते हैं। तो यही वो जवाब था जो हमने चुना। हम कंफर्टेबल हैं अपन लोग? चलिए, तो अगला